वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। मैं प्रशांत मावानी आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। आज 15 अप्रैल 2022 है, दिन है फ्राइडे, और आज हमारे टेबल के ऊपर हैं चार इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। फ्रांस के इलेक्शन माहौल को देखने की और समझने की कोशिश करेंगे। फॉरेन फंड्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन, मिनिमम कोर्स फी, एक इंटरेस्टिंग एजुकेशन के साथ जुड़ा हुआ टॉपिक है, और लास्ट में जो टॉपिक है ये दिल्ली और पंजाब के साथ जुड़ा हुआ टॉपिक है। दोनों जगह पर हमें पता है कि आपकी सरकार है, तो पॉल्यूशन को लेकर, एयर पॉल्यूशन को लेकर क्या डिसीजंस ये दोनों सरकारें ले सकती हैं, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स, डू चेक आउट माय मोटिवेशनल पॉडकास्ट क्यूरियसली फॉर एवर। ये सभी बड़े पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हैं। ए न्यू कॉकटेल, द हिंदू का ये आर्टिकल है। फ्रांस में लास्ट संडे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का फर्स्ट राउंड हुआ, और जो रिजल्ट सामने आया है उससे पता चलता है कि फ्रांस में जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है, पॉलिटिकल माहौल जो है, वो और ज्यादा पोलराइज्ड डायरेक्शन में जा रहा है। इसके बारे में विस्तार से चर्चा करें उससे पहले फ्रांस को लोकेट कर लेते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर है फ्रांस का मैप, यूरोप का इंपॉर्टेंट देश है, और फ्रांस हमारे लिए भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट देश है, डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, एंड देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स एज वेल एज इन इट। तो यहाँ पर है पेरिस, फ्रांस का कैपिटल है। यहाँ पर आप बड़ी बड़ी चीज़ें जो देख सकते हैं, तो एक है इंग्लिश चैनल, उसके उस पार है यूके, यहाँ पर है स्ट्रेट ऑफ डोवर, तो ये चीज़ आप याद रख सकते हैं। इस तरफ आपको बे ऑफ बिस्के और अटलांटिक ओशियन देखने को मिलता है। बेल्जियम, लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड, इटली, स्पेन, ये कुछ बड़े देश हैं जिनके साथ फ्रांस अपनी लैंड बाउंड्री शेयर करता है। और आपके लिए क्वेश्चन है, मैं चाहता हूं कि आप इस चीज पर रिसर्च करें। यहां पर एक छोटा सा आपको जो डॉट दिख रहा है, राइट, दिस प्लेस हियर, एंडोरा जिसको कहते हैं, तो ये क्या है? क्या ये एक देश है? फाइंड आउट, डू लिटिल बिट ऑफ रिसर्च एंड स्टिक योर फाइंडिंग्स इन द कमेंट सेक्शन। ये आज का आपका होमवर्क है, ठीक है। इमैनुअल मैक्रोन, अब हम वापस पॉलिटिकल बातों पर जा रहे हैं, राइट, कि फ्रांस में जो मैंने कहा कि पोलराइज्ड एक माहौल देखने को मिल रहा है, तो वो एक्चुअली है क्या? इमैनुअल मैक्रोन जो अभी करंट प्रेसिडेंट है फ्रांस के, तो उनको 27.8% जितने वोट्स मिले, और उनके जो टफ कॉम्पिटिटर माने जाते हैं मरीन ले पेन, जो फार राइट एंटी इमिग्रेंट लीडर हैं, तो इनको 23.1%। 2017 में जब इलेक्शन हुआ था, जब इमैनुअल मैक्रोन जो है वो प्रेसिडेंट बने, तो उस टाइम पर भी मरीन ले पेन ने काफी टफ कंपटीशन दी थी। उस टाइम पर दोनों के बीच में जो गैप था वो ज्यादा था। मरीन ले पेन को कम वोट्स मिले थे, इमैनुअल मैक्रोन को ज्यादा वोट्स मिले थे। अब देखिए धीरे धीरे मरीन ले पेन जो है उनका आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, 23.1 और यहाँ पर 27.8। और एक वक्त था जब फ्रांस का जो पॉलिटिकल माहौल था, ये ट्रेडिशनल सोशल डेमोक्रेटिक और कंजर्वेटिव पार्टीज की विचारधारा काफी ज्यादा एक मेजोरिटी की विचारधारा इस प्रकार की थी। अब यहाँ पर एक पोलराइज्ड डायरेक्शन में चीजें जो हैं वो जा रही है। व्हेन आई से पोलराइज्ड डायरेक्शन, इसका मतलब क्या है कि बाहर के लोग जो हैं, फॉर एग्जांपल इमिग्रेंट्स, तो इमिग्रेंट्स को एक्सेप्ट ना करना, ट्रेडिशनल फ्रांस की जो एक विचारधारा है उसको पकड़ कर रखना, तो इस प्रकार की चीज़ें जो हैं वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। और फ्रांस जो है एक बेंचमार्क सेटर कंट्री है, राइट, एज वी नो कि फ्रांस के अंदर जो क्रांति हुई थी, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, और कैसे उसने पूरी दुनिया को प्रभावित किया, हमारे देश की जो फ्रीडम मूवमेंट है उसको भी प्रभावित किया। तो जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, राइट्स की बात करते हैं, नेशनलिज्म की बात करते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो फ्रांस में फली फूली, राइट, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट जो फ्रेंच क्रांति हुई थी, तो तब से फ्रांस का एक इन्फ्लुएंस पूरी दुनिया पर है एक प्रकार से, राइट, खास करके जब भी हम पॉलिटिक्स की बात करें। और ऐसा देश जब इमिग्रेशन के खिलाफ और इस प्रकार का माहौल यहाँ पर, जो फार राइट हम कहते हैं, तो फार राइट विचारधारा अगर यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रोंग होती जा रही है, तो ये
एक इशारा है कि दुनिया के बहुत सारे देशों में इस प्रकार की एक लहर चल रही है या एक माहौल चल रहा है। तो यूरोप के दूसरे देशों में भी इसकी इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगी कि वहां पर भी एंटी इमिग्रेंट लीडर और फार राइट पार्टीज जो हैं उनको ज्यादा एक प्रकार का एक नया ट्रेंड जो है वो स्टार्ट हो सकता है। 24 अप्रैल को जो रन ऑफ होगा वो डिटरमाइन करेगा कि यूरोप का जो सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी वाइज देश है, तो सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी जो यूरोप की है दैट इज फ्रांस, तो इसको कौन रूल करेगा, मैक्रोन फिर से आएंगे या फिर लेपेन। 2017 की बात करें तो 2017 में ऑफ कोर्स मैक्रोन ने हरा दिया था लेपेन को, इसलिए मैक्रोन साहब जो हैं वो प्रेसिडेंट है। तो उस टाइम पर उनको 32% पॉइंट मिले थे और उनकी लीड इतनी थी, और उनको जो लेपेन है उनको कम पॉइंट्स मिले थे। लेकिन अब कहते हैं कि दोनों के बीच में मीन्स उस टाइम पर 32 पॉइंट्स की लीड थी, और अब कहते हैं जो नया पोल ये एक प्रेडिक्शन है वो ये है कि अब 2 से 6 पॉइंट के बीच में का ही डिफरेंस रहेगा। तो यू कैन सी कि एक गैप जो है वो डेफिनेटली लेपेन ने क्रॉस किया है, और अब देखते हैं, वी हैव टू वेट एंड वॉच, राइट। एनीवे, डीजल फ्यूल की प्राइस बहुत ज्यादा है वहां पर, राइट। बीच में एक बार प्रोटेस्ट भी हुआ था। ओवरऑल इन्फ्लेशन फ्रांस में काफी ज्यादा है और इस चीज को लेकर बहुत सारे लोग जो हैं वो इमैनुअल मैक्रोन की पार्टी से नाराज हैं। और यहाँ पर जो लेपेन है उन्होंने एंटी इमिग्रेंट हार्ड नेशनलिस्ट के तौर पर बातें बताई हैं। उन्होंने मैक्रोन के खिलाफ काफ़ी सारी चीज़ें बताई, और आजकल बहुत सारे ऐसे वोटर्स हैं जो मैक्रोन को सपोर्ट करते थे, अब वो लेपेन को सपोर्ट कर रहे हैं या फिर उनकी विचारधारा को सपोर्ट कर रहे हैं। लेपेन ने यूक्रेन वॉर के बारे में भी ये बताया है। मीन्स उन्होंने काफ़ी जो हार्श हम कहते हैं स्टैंड लिया। उन्होंने कहा कि जो सैंक्शंस लगाए गए हैं रशिया पर, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, इससे फ्रांस के जो कंज्यूमर हैं या फिर फ्रांस के लोगों का ही नुकसान हो रहा है इससे। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर उनकी सरकार पार्टी में आती है तो वो नेटो मिलिट्री कमांड से फ्रांस को निकाल देंगे, और अब देखते हैं क्या होता है, राइट। बट जो भी होगा, जैसे मैंने आपको बताया, इसकी इम्पैक्ट जो है वो दूसरे देशों पर भी हमें देखने को मिलेगी। आई होप थिंग्स आर क्लियर टू यू एज वेल एज फ्रांस में जो पॉलिटिक्स चल रहा है। फॉरेन फंड्स, इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ट्रिब्यून न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2020 जो है। तो सरकार ने जो अमेंडमेंट इसमें किए, तो इस अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया था, और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, सुप्रीम कोर्ट ने ये जो अमेंडमेंट है उनको ग्रीन सिग्नल दिया है, यानी कि सरकार ने जो इसमें बदलाव किए हैं वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। और ये जो FCRA है, तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट जो है वो किस चीज के साथ, जो NGOs हैं जिनको फॉरेन का फंड मिलता है, तो उसके साथ ये एक्ट जो है वो डील करती है। अब कोर्ट ने ये कहा कि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, और इनफैक्ट इस अमेंडमेंट से ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी जो है वो एनहेंस हुई है, ताकि पता चले कि जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन आ रहा है किसी NGO को, लेट्स से USA की कोई कंपनी या फिर USA के कोई ऑर्गेनाइजेशन से पैसे मिल रहे हैं, या फिर किसी भी देश के, हम USA का तो सिर्फ मैं एग्जांपल दे रहा हूं, तो किसी भी देश से अगर उनको पैसे मिल रहे हैं, तो फिर वो उन पैसों का इस्तेमाल कैसे हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक देश की रिसीविंग देश की सरकार को डेफिनेटली पता होना चाहिए। The verdict assumes significance in the view of the fact that many recipients of the foreign contribution didn't utilize the funds for the purpose for which they were registered or granted prior permission under the Foreign Contribution Regulation Act FCRA. अब डेफिनेटली सरकार जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो टफ स्टैंड तो लेगी ही, क्योंकि FCRA के तहत बहुत सारी NGOs हैं जो उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है कि हम, लेट्स से कोई कहेगा कि हम एजुकेशन के लिए एजुकेशन में काम करने वाली NGO हैं, और फिर उनको फॉरेन से फंड आएगा, लेकिन पता चलता है कि एजुकेशन के जो पैसे आए हैं उन पैसों का इस्तेमाल वो एजुकेशन के लिए नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी NGOs हमारे देश में चल रही थी, और कुछ समय पहले 19,000 जितनी NGOs जो हैं उनका जो सर्टिफिकेट है वो कैंसिल करना पड़ा, क्योंकि जो कहते थे और करते थे उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस था। दूसरी एक चीज जो हमें देखने को मिली है वो ये है कि 2010 से लेकर 2019
के आंकड़ों को देखेंगे तो यू विल फाइंड कि 2010 में जो पैसे आते थे भारत तो ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं इन 2019. आई विल गिव यू वन मोर एग्जांपल. कहते हैं, मैंने कहीं पर पढ़ा था, मीडिया रिपोर्ट्स ही है ये, राइट. आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल. मींस अब इसके ऊपर मैंने कोई R&D या फिर कोई थीसिस नहीं लिखा है, या फिर यू नो इट्स नॉट समथिंग दैट यू गो टू डीप इनटू इट. लेकिन जो हमारा कुडमकुलम पावर प्लांट है ना, न्यूक्लियर पावर प्लांट, रशिया की मदद से हमने बनाया है इसको, राइट. किसकी मदद से? रशिया की मदद से. कुडमकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये तमिलनाडु में है बाय द वे. तो इसको लेकर बहुत सारे प्रोटेस्ट जो हैं वो चल रहे थे. अब क्यों प्रोटेस्ट हो रहे थे, या फिर कौन करवाएगा ये प्रोटेस्ट? न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर प्रोटेस्ट कौन करवाएगा? जो कंपनीज रशियन कंपनी की कॉम्पिटिटर्स हैं. तो यूएसए का नाम लिया जा रहा था कि यूएसए जो है वो कुछ हमारे देश की एनजीओस को फंड प्रोवाइड करता था, और ये फंड जो है वो इर्द गिर्द के गांव के लोग जो हैं उनको प्रभावित कर रहे हैं. मीन्स उनको पैसे दिए जाते थे, उनको कहा जाता था ये वो, पूरा एक प्रोपोगेंडा चलाया जाता था, और फिर लोग जो हैं वो यहाँ पर विरोध करने लगे. तो दिस इज जस्ट वन एग्जांपल. तो कई बार क्या होता है कि एनजीओ फ्रंट में है लेकिन रियलिटी में कुछ और ही चीजें होती हैं. तो ऐसी सिचुएशन ना हो, इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और बहुत सारी ऐसी एनजीओज हैं जो बेसिक स्टेट्यूटरी कंप्लायंस, आपका जो एनुअल रिटर्न्स है, आपको प्रॉपर अकाउंट मेंटेन करना है, ये सारी चीजें भी नहीं कर रहे थे. फिलहाल हमारे देश में 22,762 FCRA रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और जो अमेंडमेंट किया गया उसमें सेक्शन 7 है. अब सेक्शन 7 जो है इस एक्ट का, वो आपको जो पैसे मिले हैं तो आप किसी एसोसिएशन या फिर व्यक्ति को ट्रांसफर नहीं कर सकते, इसके ऊपर प्रोहिबिशन लगाता है. तो ये नंबर 1 चीज है जिसको लेकर बहुत सारी एनजीओ जो हैं वो नाराज हैं. नंबर 2 जो है दैट इज अगेन सेक्शन दिस इज 17 के इसमें क्या है कि सॉरी दिस इज सेक्शन 7, दिस इज सेक्शन 17. सेक्शन 17 क्या कहता है कि अगर आपको एफसीआरए की परमिशन मिली है तो आपको जो एसबीआई की मेन ब्रांच है न्यू दिल्ली में, आई थिंक वो पार्लियामेंट के नजदीक है, तो वहां पर आपको अपना अकाउंट जो है वो रखना है, और आपको फॉरेन से जो पैसे आएंगे वो इसी अकाउंट में आ सकते हैं. उसके बाद आप ट्रांसफर कर दीजिए, लेकिन इनकमिंग मनी जो है वो इसी अकाउंट में आने चाहिए, और आप ऐसे ही किसी को, व्यक्ति को या फिर एसोसिएशन को ट्रांसफर नहीं कर सकते. तो ये 2 चीजें जो हैं ये ऐसी हैं जिसको लेकर बहुत सारी एनजीओ जो हैं वो भड़क चुकी थी और नाराज थी, क्योंकि वो जो भी काम करना चाहते हैं वो नहीं है. लेकिन टॉप कोर्ट ने ये कहा कि देखिए, एक जगह पर अगर अकाउंट रखा है तो इसमें कोई सरकार गलत बात नहीं कर रही है, और कोई भी जो संप्रभुता वाला देश है, कोई एक डेमोक्रेटिक नेशन है, वो अगर चाहे तो मीन्स कंप्लीट बैन भी लगा सकता है कि फॉरेन डोनेशन जो है वो ना आए. तो वो एक देश पर है, और एटलीस्ट कंट्री को, सरकार को पता तो होना चाहिए कि पैसे जो आ रहे हैं तो इसका इस्तेमाल कहाँ पर हो रहा है. तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रकार से ग्रीन सिग्नल दे दिया है, और यहाँ पर सरकार जो है उसकी जीत हुई. और वे सारी एनजीओ जो गलत कामें करती हैं, या फिर सारी नहीं लेकिन कुछ ऐसी एनजीओज हैं जिनको पैसे यहाँ पर मिलते हैं, और फिर उनका जो काम है वो प्रोपोगेंडा और या फिर एक प्रकार का इन्फ्लुएंस क्रिएट करने का काम करती है वो, ताकि किसी ना किसी फॉरेन कंपनी को फायदा मिले, या फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी को फायदा मिले. तो फॉरेन की पॉलिटिकल पार्टी, राइट, वेस्टेड इंटरेस्ट जिनके यहाँ पर हैं, तो उनको फायदा मिले. तो इस ऐसे कामों में लगी हुई है उनके लिए तो ये बहुत बड़ा झटका है फॉर श्योर. मिनिमम कोर्स फी, ट्रिब्यून का ये आर्टिकल है. After a cap on the maximum fee that could be charged, the relief to private technical institutes in the form of a minimum fee threshold likely to be put in place from the 2022-23 academic session needs to be conditional. पहले क्या था कि ये जो टेक्निकल एजुकेशन है, राइट, तो उसमें प्राइवेट टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स जो हैं तो उनमें एक मैक्सिमम फी का एक सीलिंग रखी गई कि आप इससे ज्यादा
एक कैप रखी गई कि आप इससे ज़्यादा जो है वो एक्स अमाउंट से ज़्यादा फ़ी जो है वो चार्ज नहीं कर सकते। अब सरकार ने जो मिनिमम फ़ी है तो उसमें एक प्रकार की राहत दी है और इसी के साथ साथ मैक्सिमम फ़ी का थ्रेशोल्ड जो है उसमें भी एक बदलाव किया है और 2022-2023 से ही इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, यानी कि अभी इस साल का जो एकेडमिक सेशन है तब से ये स्टार्टिंग में ये मिनिमम फ़ी जो है वो इम्प्लीमेंटेशन में आ जाएगी और कहते हैं कि ये प्राइवेट टेक्निकल इंस्टीट्यूशन के लिए एक राहत की बात है। एनुअल मिनिमम फ़ी जो है वो 79,000 कर दी है किसी भी अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग डिसिप्लिन के लिए और जो मैक्सिमम फ़ी है उसको थोड़ा इंक्रीज किया गया है, इसको रखा गया है 1.89 लाख, राइट, पर ईयर की बात है ये। तो मिनिमम कितनी फ़ी 79,000 और मैक्सिमम 1.89 लाख, इसके बीच में आपकी फ़ी जो है वो होनी चाहिए। अब कॉलेजेस जो हैं उन्होंने कहा, क्योंकि पहले मैक्सिमम जो सेलिंग रखी गई थी तो बहुत सारी कॉलेजेस ने ये कहा कि वो अपने स्टाफ की सैलरी को पे नहीं कर पा रहे हैं, वो प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स ने जो फी रखी थी मैक्सिमम वो थी 30 मैक्सिमम, राइट, दिस इज नॉट मिनिमम, मैक्सिमम फी रखी थी 30 to 40,000 पर ईयर। अब डेफिनेटली 30 to 40,000 पर ईयर अगर फी रखेंगे तो बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत सारी ऐसी कॉलेजेस हैं जो बहुत सारी अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, तो वो अफोर्ड नहीं कर पाएगी। हमारे देश में टेक्निकल एजुकेशन को रेगुलेट करने वाली जो बॉडी है इसका नाम है AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, और इसके साथ जुड़ी हुई कुछ 6,500 जितनी प्राइवेट टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस। 2015 में श्री कृष्ण कमेटी ने एक मैक्सिमम फी रेकमेंड की थी और मैक्सिमम फी जो है वो 1.44 लाख से लेकर 1.58 लाख एन्युअली, इतनी फी मैक्सिमम होनी चाहिए। और MBA के कोर्स की बात करें तो MBA के कोर्स की फी जो है वो 1.57 से 1.171 लाख के बीच में होनी चाहिए, ऐसा रिकमेंडेशन दिया था। लेकिन बहुत सारे राज्यों ने फिर इसको बहुत कम कर दिया था और एक लंबे समय से टॉप प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो कहते थे कि हमारे पास ग्लोबल फैकल्टीज़ हैं, फिर हम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, तो अब फिर ये फ़ी का स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा चेंज करने की उनकी एक लंबे समय से रिक्वेस्ट थी। अब ये जो नई मिनिमम फ़ी कैप है तो ऑफ कोर्स इसमें मिनिमम फ़ी कैप जो है वो हमने देखा कि थोड़ी ज़्यादा है और वे सारे स्टूडेंट्स जो अफोर्ड नहीं कर पाते, राइट, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में, मीन्स अगर लेट्स से उनको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में एडमिशन नहीं मिला और प्राइवेट फ़ी जो है वो अफोर्ड नहीं कर पाते, तो ऐसे स्टूडेंट्स को सरकार को किसी ना किसी प्रकार की मदद जो है वो प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और यहाँ पर एक सॉल्यूशन जो हो सकता है दैट इज़ कूपन्स, राइट, कि सरकार जो है वो ऐसे स्टूडेंट्स को कूपन दे दें और ये कूपन जो है वो आप वहाँ पर जो फ़ी काउंटर है वहाँ पर दे सकते हैं और जब आप ये कूपन देंगे तो सरकार जो है वो फ़ी उस स्टूडेंट की वहाँ पर ऑन द स्पॉट पे कर देगी, राइट, रियल टाइम पर ये पैसे जो है वो ट्रांसफ़र हो सकते हैं और एक स्टूडेंट जो है उसको उसी वक्त एडमिशन वहाँ पर मिल सकता है। अब यहाँ पर ये सपोर्ट की बात इसलिए हो रही है क्योंकि कि यूक्रेन में क्या हुआ, जो युद्ध चल रहा है, तो फिर हमारे बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट्स वापस आ गए और उस टाइम पर एक बातचीत चल रही थी कि हमारे देश के स्टूडेंट्स को देश छोड़कर बाहर क्यों जाना पड़ता है, क्योंकि ये सारे कुछ देश ऐसे हैं जो एक अफोर्डेबल ऑप्शन है। हमारे देश में मेडिकल एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉमर्शलाइज हो चुका है और फीस जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो इसीलिए स्टूडेंट्स जो हैं उनको देश छोड़कर कुछ दूसरे इंस्टीट्यूशंस में जाना पड़ता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ कोर्सेस ऐसे हैं जिनकी एक्सपर्टीज़ या जो एक एक्सपर्ट एनवायरनमेंट जो है वो आपको कुछ दूसरे देशों में मिलता है, हमारे देशों में नहीं मिलता है, तो इसलिए भी वहाँ पर जाते हैं। लेकिन फ़ी जो है, फ़ी का स्ट्रक्चर जो है, दैट इज़ डेफिनेटली वन थिंग, तो इस वजह से जाते हैं। तो दिस इज़ अ टाइम कि फिर ख़राब परिस्थिति जब पैदा होती है तो उस टाइम पर कहते हैं कि अब हम ये करेंगे। सरकार तो सपोर्ट कर ही रही है, नो डाउट अबाउट इट, बट दिस इज़ द टाइम टू वॉक द टॉक, कि जो प्रोमिसेस या फिर जो सपना देखा है तो वो पूरा करने का यही राइट समय है कि अब ये मिनिमम और मैक्सिमम फ़ी की बात आ रही है, तो वे सारे स्टूडेंट्स जो अफोर्ड नहीं कर पाते तो उनको आइडेंटिफाई करके उनकी फ़ीस जो है वो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर सपोर्ट कर सकती हैं। और इसी के साथ साथ एक और ज़्यादा प्रोएक्टिव रोल जो है रेगुलेटर को प्ले करना होगा,
ये ऑल इंडिया काउंसिल की बात चल रही है, टेक्निकल एजुकेशन वाली जो काउंसिल मैंने आपको बताई, कि जो फी चार्ज की जा रही है उसके बदले में क्या क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दिया जा रहा है, दैट इज ए बिग क्वेश्चन। और इस चीज को मॉनिटर करना और मेक श्योर करना कि जितनी फीस स्टूडेंट पे करें तो उसके बदले में उनको टॉप क्वालिटी का एजुकेशन मिले, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इजंट इट। द हिंदू का आर्टिकल है ए विंडो फॉर इंटरस्टेट कोलैबोरेशन। आम आदमी पार्टी अब दोनों जगह पर है, दिल्ली में भी है और पंजाब में भी है। दोनों राज्यों की बात करें, व्हेन आई से राज्य, देखिए दिल्ली वी नो के यूनियन टेरिटरी है, इट्स ए सॉर्ट ऑफ सेमी स्टेट, तो यहाँ पर मैं राज्य कहूँ तो टेक्निकली मत जाना, वी आर टॉकिंग अबाउट पंजाब एंड दिल्ली, राइट। तो ये दोनों राज्य जो हैं, तो इसमें एक इश्यू है। ऑफ कोर्स दिल्ली की बात करें तो जो टॉप पॉल्यूटिंग WHO के द्वारा जो लिस्ट निकाला जाता है सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड सिटीज दुनिया में, उसमें दिल्ली जो है वो आपको टॉप नंबर पर देखने को मिलता है, और बार बार न्यूज में दिल्ली पॉल्यूशन ही आता है, इजंट इट। पंजाब जो है उसमें भी बहुत सारे ऐसे शहर हैं जो पॉल्यूशन का सामना कर रहे हैं। तो अब दोनों जगह पर एक ही पार्टी है, तो लेट्स होप के एक कोलैबोरेशन होगा और दिल्ली और पंजाब के बीच में, और कोई नया एक फॉर्मूला सेटअप कर किया जा सकता है जिससे ये पॉल्यूशन के इश्यू को सॉल्व किया जा सके। 2019 की बात करें तो आंकड़ा ये कहता है कि दिल्ली और पंजाब दोनों को अगर हम देखें, और दोनों को जो पॉल्यूशन की वजह से नुकसान हुआ है, एयर पॉल्यूशन की वजह से, तो इसका आंकड़ा आता है 18,000 करोड़। मीन्स जस्ट इमेजिन कि 18,000 करोड़ रुपीस का अगर नुकसान होता है ना, आई बेट कि अगर 9,000 करोड़ जो हैं ये दोनों राज्य किसानों के पीछे खर्च करें तो स्टबल बर्निंग वाला प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। लेकिन जितना हम इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर खर्च कर रहे हैं उससे ज्यादा नुकसान हो रहा है। ऑफ कोर्स ये नुकसान जो है वो डायरेक्ट नहीं होता है, इनडायरेक्ट नुकसान होता है, और ये एक एस्टिमेशन है, इससे ज्यादा भी हो सकता है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हेल्थ। कितने सारे लोग जो हैं वो आज ये सिटी में, देखिए आप जहरीले गैस जैसी, ऐसा लग रहा है कि हम सिटी में नहीं गैस चेंबर में रह रहे हैं। और पंजाब जो है वो 132 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज जो है हमारे देश के, जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने जो हमारे देश के सिटीज को आइडेंटिफाई किया है, तो इसमें से 9 सिटीज जो हैं वो पंजाब में है, तो पंजाब भी पोल्यूशन को फेस कर रहा है। तो अब क्योंकि दोनों जगह पर एक पार्टी है, तो एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोर्स जो है वो तय किया जा सकता है कि क्यों पॉल्यूशन हो रहा है, पॉल्यूशन का मेन सोर्स क्या है इस पूरे रीजन में। तो दोनों मिलकर इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसी के साथ एक बार चीजें आइडेंटिफाई हो गई तो उसके बाद एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जा सकता है कि एक दूसरे के साथ नॉलेज शेयर कर सके और एक दूसरे के साथ एक्सपर्टीज शेयर कर सके। फॉर एग्जांपल दिल्ली जो है, तो दिल्ली के पास 40 कंटिन्यूस एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन है। पंजाब बहुत बड़ा है इन टर्म्स ऑफ रीजन, लेकिन पंजाब के पास सिर्फ 8 ही ऐसे एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन हैं। तो ज़्यादा मॉनिटरिंग स्टेशन जो हैं या फिर इनको और अच्छे तरीके से हैंडल करना जो है वो पंजाब दिल्ली से सीख सकता है। इसके साथ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी बनाई जा सकती है कि कैसे हम ये जो स्टबल बर्निंग वाला इश्यू है उसको हैंडल कर सकें। फॉर एग्जांपल पूसा जो एक बायो डिकम्पोजर जिसके बारे में कहा जाता था कि ये स्टबल बर्निंग का बेस्ट सॉल्यूशन है एक्सेट्रा, लेकिन अगर इसको प्रॉपर्ली स्टडी किया जाए तो पता चलता है कि इसके मिक्स्ड रिव्यू हैं, राइट। इसका इतना ज़्यादा सक्सेस नहीं है, कोई रामबाण इलाज नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसा स्टबल है जिसको डीकम्पोज होने में 25 से 30 डेज लगते हैं। तो इतनी वेट जो है वो किसान करने के लिए तैयार नहीं है। हमें चाहिए स्पीड और सबसे पहले है स्पीड, एंड सेकंड थिंग इज कि किसान को रिटर्न में कुछ मिलना चाहिए। अगर उनको फाइनेंशियल बेनिफिट मिलेगा तब जाकर वो इस चीज़ को फॉलो करेंगे। तो कैसे इस सॉल्यूशन को डिज़ाइन किया जा सकता है, कैसे दोनों जगहों पर इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, ये एक ऐसा विषय है जिस पर दोनों स्टेट्स मिलकर बातचीत कर सकते हैं। और एक और चीज़ है, दिल्ली जो है वो कहते हैं ना जनता किचन करके एक प्रोग्राम चला रहा है, और इसमें लोगों को खाने पीने की चीज़ें जो है वो सरकार प्रोवाइड करती है। तो ये जो प्लेट मीन्स ऑफ कोर्स दिल्ली इज ए सिटी लाइक एरिया, राइट। तो ज़्यादातर इनका सामान जो है वो दूसरे राज्यों से आता है, खाने पीने की चीज़ें। तो पंजाब इज ऑफ कोर्स व्हीट और पैडी यानी कि चावल के लिए पंजाब काफ़ी है। ट्रेडिशनली पंजाब जो है वो चावल के लिए नहीं है, लेकिन अब इरिगेशन की फैसिलिटीज़ और ये सारी चीज़ें तो यहाँ पर चावल भी उगा रहे हैं, वरना पंजाब इज़ फेमस फॉर गेहूँ।
लेकिन अब इस राज्य को और बहुत सारे राज्यों को क्रॉप डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है, और ये तब होगा जब डिमांड उन सारे प्रोडक्ट्स की इंक्रीज होगी। तो लेट्स से कि अगर हम ऑयल सीड्स की बात करें तो पंजाब ऑयल सीड्स में आगे बढ़ सकता है, राइट, और सनफ्लावर एक्सेट्रा ऑयल मींस क्रॉप्स जो है वो उगा सकता है, और यहाँ पर ऑयल सीड बेचा तो राइस पर डिपेंडेंस कम आएगा, तो ये स्टबल बर्निंग वाला इश्यू भी कम हो जाएगा। तो इस प्रकार की कुछ चीजें अगर डिमांड, लेट्स से कि ये जो जनता किचन चल रहे हैं तो उसमें कुछ ऐसी चीजें दिल्ली वहां से मंगवा रहा है पंजाब से, रॉ मटेरियल हो या फिर फाइनल प्रोडक्ट हो, तो अगर ऐसी कुछ चीजों की डिमांड इंक्रीज होगी, लेट्स से ऑयल की, एडिबल ऑयल की, तो फिर फाइनल जो प्रोडक्ट है, जो चावल उगाया जा रहा है उसकी जगह पर वहां पर सनफ्लावर या फिर जो भी दूसरी चीजें हैं, मस्टर्ड ऑयल एक्सेट्रा, तो उन सारे चीज, मस्टर्ड का क्रॉप एक्सेट्रा, तो ये सारे क्रॉप्स जो हैं वो उगाए जाएंगे बाई किसान। और एमएसपी में भी एक चेंजेस करने की जरूरत है, क्योंकि सबसे ज्यादा ये जो एक ही प्रकार के क्रॉप पूरे देश में उगाने की जो एक रेस चल रही है, आई एम टॉकिंग अबाउट व्हीट एंड राइस, दैट इज बिकॉज ऑफ एमएसपी। तो उसमें भी एक बदलाव करने की जरूरत है, और इससे मीन्स ये बदलाव जो है वो कंसल्टेशन से हो सकता है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकारें किसानों के साथ डिस्कस करें, बातचीत करें, और एक प्रकार से एक संवाद हो दोनों के बीच में, किसान और सरकार के बीच में, तो एमएसपी में कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं। और दूसरे ऐसे जो फॉर एग्जांपल सनफ्लावर और ये सारी चीजें हम बाहर से मंगवाते हैं, तो उसमें अगर कुछ चेंजेस किए गए तो किसानों को अगर एमएसपी इन सारे प्रोडक्ट्स पर मिलने लगेगी, तो किसान ऑफ कोर्स इनको उगाएंगे, और एक्सेसिव चावल व्हीट जो है वो हम पैदा नहीं करेंगे, और इवेंचुअली ये होगा कि हमें बाहर से, यानी कि यूक्रेन और रशिया और ऐसे देशों से सनफ्लावर ऑयल और दूसरे एडिबल ऑयल्स मंगवाने नहीं पड़ेंगे। तो विन विन सिचुएशन होगी ये। तो ये पैडी व्हीट साइकिल जो है इसको भी शिफ्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे कुछ स्टेप्स जो हैं वो आपकी सरकार जो है वो उठा सकती है। अब देखते हैं, इट्स अ वेरी गुड आइडिया। ये आर्टिकल काफी अच्छा आर्टिकल लिखा है आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में। आपकी स्क्रीन पर ये जो एक एयरक्राफ्ट है, तो ये कौन सा एयरक्राफ्ट है? हाल ही में अलायंस एयर ने इसकी फर्स्ट फ्लाइट की फ्रॉम डिब्रूगढ़ इन ईस्टर्न आसाम टू पासीघाट इन सेंट्रल अरुणाचल प्रदेश, राइट। ये एक छोटा सा एयरक्राफ्ट है। तो ये 4 ऑप्शंस है, बताइए कि कौन सा एयरक्राफ्ट है ये। एंड दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।